जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज हम आ गए हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेकर क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट लेकर। इस चैप्टर से स्टूडेंट्स बोर्ड्स में 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये चैप्टर आपका 5 to 6 मार्क्स बोर्ड में कैप्चर करता है। तो स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा और इसके नोट्स तुरंत ही आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो के साथ साथ कॉपी पेन लेकर ही बैठे, जिससे आप हर एक चीज़ को नोट करते रहें। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मनी का रोल क्या है मॉडर्न टाइम्स में, मनी कैसे एक्ट करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या बिना मनी के भी कोई ट्रांजेक्शन हो सकता है, क्या बनी मतलब आजकल क्या है कि मनी से ही हम लोग कुछ खरीद पाते हैं, है ना। जैसे हमें कुछ खरीदना है तो हम मार्केट जाएंगे तो उसको हम जैसे हमने क्या खाई पानी पूरी खाई मार्केट जाके, तो उसके लिए हम उसको कुछ मनी पे करते हैं। यानी बिना मनी के कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। हम किसी भी गुड्स को नहीं खरीद सकते हैं या ना कुछ खा सकते हैं बाजार जाकर, ना कुछ खरीद सकते हैं। तो मनी का तो ये रोल है। क्या मनी के बिना भी ऐसा हो सकता है? तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स एक ऐसे ही सिस्टम से शुरू होता है जहाँ से मनी के यूज़ के बिना भी ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं। उस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहते हैं? बार्टर सिस्टम, जहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। ये था इंट्रो। स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल से लेक्चर, ब्यूटीफुल सी वीडियो को ब्यूटीफुल से चैप्टर के साथ। इस चैप्टर की स्टार्टिंग है बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, बार्टर सिस्टम। और स्टूडेंट्स हाँ, ये वन शॉट रहने वाला है। इसी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपके बोर्ड्स जो हैं नज़दीक आ गए हैं। फरवरी मंथ में आपके बोर्ड्स हैं, तो वन शॉट में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बार्टर सिस्टम क्या है? अ सिस्टम in which goods are exchanged without use of money, आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं। इट नीड्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आप इतना नोट कीजिए, फिर इसको आपको बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से नोट कराते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स पहले, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इतना, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दोनों ही चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इसको करते हैं ना। ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है ना, ये एक इसका फीचर है, स्पेशल फीचर। ये इसका एक स्पेशल फीचर है। किसका स्पेशल फीचर है? बार्टर सिस्टम का एक स्पेशल फीचर है ये। नोट कर लीजिए इसको, फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे बिना मनी के ट्रांजैक्शन से गुड्स का एक्सचेंज होता है। कोई खरीद लेता है और कोई बेच देता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। बार्टर सिस्टम क्या क्या है? बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट है। चलिए देखते हैं कैसे। दो लोगों के एग्जाम्पल लेते हैं, एक है रामू भैया और एक है श्यामू भैया। एक तरफ रहते हैं रामू भाई को, रामू है एक तरफ, और एक तरफ है श्यामू। तो ये आपने रामू भैया जो हैं इनके पास है शूज़। क्या है स्टूडेंट्स? शूज़ हैं, जूते हैं, और पेयर ऑफ शूज़ है, और इनके पास जो है वो व्हीट है। इनके पास क्या है? गेहूं है। अब देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल है बार्टर सिस्टम का, कि जो रामू भैया हैं इनके पास शूज़ हैं, लेकिन इनके पास शूज़ हैं बेचने के लिए, लेकिन इनको ज़रूरत किसकी है? इनको ज़रूरत है गेहूं की, यानी कि व्हीट की। और जो हमारे श्यामू भैया हैं उनके पास गेहूं है, लेकिन उनको स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट जो है वो किसकी है? शूज़ की है। तो ये दोनों
ये क्या करेंगे, इनको अपने शूज़ दे देंगे, और ये क्या करेंगे, इनको अपना गेहूँ दे देंगे। यानी ये इनको शूज़ दे देंगे और ये इनको क्या दे देंगे स्टूडेंट्स, गेहूँ दे देंगे। तो इनका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्या कोई मनी की रिक्वायरमेंट हुई, क्या कोई किसी ने मनी किसी को दी, है ना? क्या इनने इनको मनी दी या इनने इनको मनी दी? किसी ने किसी को पैसे नहीं दिए, बिना पैसे दिए इनका काम हो गया, दोनों का काम हो गया। इनने इनको शूज़ दे दिए, इन्होंने इनको वीट दे दिया, तो दोनों का ही काम हो गया। यहाँ पे क्या गया, वीट आया यहाँ पे, और इस वाले केस में क्या आ गए, शूज़ आ गए, शूज़ आ गए श्यामू भैया के पास। लेकिन स्टूडेंट्स ये तभी पॉसिबल है, बार्टर सिस्टम, ये था बार्टर सिस्टम जिसमें बिना मनी के ही एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल है जब दोनों लोगों को सेम सेम ज़रूरत हो। यानी इस केस में हमने क्या देखा कि रामू भैया के पास शूज़ थे, इनको वीट की ज़रूरत थी, और श्यामू भैया के पास वीट थी और इनको शूज़ की ज़रूरत थी। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट हुआ, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स हुआ। यानी कि जिस चीज़ की इनको ज़रूरत थी वो इनके पास थी, और जिस चीज़ की श्यामू भैया को ज़रूरत थी वो रामू भैया के पास थी। तो इस डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से क्या हुआ, हमारा बार्टर सिस्टम बैठ पाया, बार्टर सिस्टम हो पाया। किसकी वजह से हो पाया, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से। अगर ये डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता तो क्या ये हो पा रहा था स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम, यानी विथआउट मनी यूज़ के एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो पा रहा था? क्या नहीं हो पा रहा था। तो ये था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि एक फीचर है किसका, बार्टर सिस्टम का। अब स्टूडेंट्स आप एक और चीज़ ध्यान रखिए, अब यहीं पे आता है मनी का रोल। क्या स्टूडेंट्स, अगर मनी ना होती तो क्या, मतलब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो, कि हर बार रामू भैया के पास जो हो वो श्यामू भैया को चाहिए हो, और जो श्यामू भैया के पास हो वो रामू भैया को चाहिए हो। तो हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पर किसकी ज़रूरत आती है, मनी की ज़रूरत आती है। मनी क्या करती है, मीडिएटर का काम करती है। जैसा मान लीजिए कि यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं होता। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड नहीं है, इसको करते हैं रब। और अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड नहीं है, चलिए इसको करते हैं रब। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें अभी रामू हैं और श्यामू हैं, या फिर दूसरे ले लेते हैं, एक है कालू भैया और एक है राधे भैया। इस बार ले लेते हैं, एक है कालू और एक है राधे। ये दो एग्जांपल लेते हैं, कालू और राधे, दो लोग हैं। कालू जो है इसके पास इस बार है शूज़, इसके पास है वीट। पर इस बार इनको ना चाहिए शूज़, इनको नहीं चाहिए शूज़, राधे को ना शूज़ चाहिए और ना कालू को वीट चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये है कालू, ये क्या करेंगे, अपने गुड्स को बेचेंगे, शूज़ को बेचेंगे, मनी पाएंगे। यहाँ पे राधे भी हैं, अपने वीट को बेचेंगे, मनी पाएंगे, और फिर इनको जो भी ज़रूरत होगी वो अपनी मनी से पूरा कर लेंगे। यानी ये अपने गेहूं को बेच के कुछ मनी लेंगे, ये अपने शूज़ को बेच के कुछ मनी लेंगे, है ना। इनके पास भी कुछ मनी आ जाएगी, बाय सेलिंग गेट मनी, बोथ, दोनों को मनी मिलेगी। फिर इनके मर्जी का जो होगा वो ये खरीद लेंगे, है ना। अब फिर इनको कुछ भी खरीदना हो, राधे को कुछ भी खरीदना हो, कालू को, वो इस मनी का यूज़ करेंगे और वो उस चीज़ से कुछ भी खरीद लेंगे। तो ये होता है स्टूडेंट्स यूज़ ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक्ट हुई, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस तरीके से एक्ट हुई कि यहाँ पे देखिए बार्टर सिस्टम तो तभी था जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड नहीं है तो बार्टर सिस्टम नहीं है। तो फिर वहीं पर रूल किसका निकल के आया, मनी का, कि मनी है, ये अपना गुड्स बेचेंगे, अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, मनी पाएंगे, फिर इनको जो ज़रूरत होगी वो मनी से पूरा करेंगे। तो दैट इज मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे हमारे पास मनी है, हमको बिस्किट खरीदना है तो हम किसी को मनी दे देंगे और बिस्किट ले लेंगे। तो मनी ने गुड्स का एक्सचेंज कराया। एक्सचेंज ऑफ गुड्स में किसकी हेल्प, एक्सचेंज में
मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसने काम किया? मनी ने काम किया। मनी से हमें कोई और चीज़ मिल गई, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किसने किया? मनी ने। चलिए स्टूडेंट्स, आपको इस एग्जाम्पल से मनी का रोल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको करते हैं रब। आपको बार्टर सिस्टम क्लियर हो गया होगा, आपको मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि क्या है कि जब आज कॉइन्स जब नहीं आए थे स्टूडेंट्स, तब क्या था? जब कॉइन्स नहीं आए थे, बिफोर कॉइन्स क्या था? बिफोर कॉइन्स क्या होता था? अब ये डिस्कस करते हैं। जब कॉइन्स ही नहीं थे, बिफोर कॉइन्स क्या होता था? वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल यूज़ करते थे फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कोई अपने घर का सामान दे रहा है, कोई अपने एनिमल को ही दे रहा है, कोई अपने कैटल्स को दे रहा है, कैटल्स मतलब कि गाय वगैरह को, कैटल्स को दे रहा है, कोई किसी और ऑब्जेक्ट को दे रहा है ना। तो घर की चीज़ें, कोई ग्रेन्स को दे रहा है, कोई अनाज को दे रहा है। तो इन सब का यूज, जब कॉइन्स नहीं आए थे तो कोई कैटल्स से एक्सचेंज करता था, है ना, कोई कैटल्स से गुड्स खरीद रहा था, अपना जानवर दे देता था, उससे कुछ ले लेता था, ऑब्जेक्ट दे देता था कोई कीमती, या फिर अपने अनाज को किसी को देता था, उससे कुछ ले लेता था। तो पहले जब कॉइन्स नहीं आए थे, जब कॉइन्स आ गए तो कॉइन्स भी स्टूडेंट्स पहले अलग अलग टाइप क्या है। कॉइन्स पहले ऐसे आए जो कि बहुत ही प्रीशियस मेटल्स से बने होते थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो इंट्रोडक्शन में क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, इंट्रोडक्शन जब हुआ तो कॉइन बहुत ही प्रीशियस मेटल से बनते थे। इंट्रोडक्शन टाइम, एट इंट्रोडक्शन टाइम कॉइन्स ऑफ प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल्स के होते थे, प्रीशियस मेटल्स के बने होते थे। राजा महाराजा के टाइम पे आपने देखा ही होगा, अकबर के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स, है ना। ऐसे आपके में एग्जांपल दिए, तुगलक के टाइम पे चलते थे सिल्वर कॉइन्स, है ना, ऐसे करके आपके में दिए हुए हैं। कॉपर कॉइन्स दिए हुए हैं गुप्ता टाइम के। तो ऐसे कॉइन्स चला करते थे, है ना। तो ये थे एंशियंट टाइम में। कब चलते थे? एंशियंट टाइम में चलते थे, पुराने वक्त में चला करते थे। आज से लगभग 100-200 साल पहले जाएं तो 100-200 साल और ज़्यादा पहले जाना पड़ेगा, तब जाके ये हमें देखने को मिलते थे। अब क्या है स्टूडेंट्स, आजकल मॉडर्न करेंसी आ गई है, मॉडर्न करेंसी आ चुकी है। हमारी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है वो पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स हैं। कॉइन्स भी वो मेटल के हैं, लेकिन ऐसे मेटल के हैं जो कि प्रीशियस नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है, पहले आप इतना नोट कीजिए, या ये तो कुछ नोट करने वाली चीज़ नहीं है, इंट्रो ही चल रहा है अभी। तो इसको करते हैं अब, और अब डिस्कस करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ। ये बहुत पहले की बात है जब कैटल्स, ऑब्जेक्ट और ग्रेन्स को यूज़ करते थे, इन कॉइन्स को यूज़ करते थे, ये सब बहुत पहले की बात है। अब आते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। आज के मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पे आते हैं। आज का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी किस फॉर्म में है? मैंने वैसे आपको बता दिया, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आप देखते होंगे पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ऐसे है ना। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, नोट कर लीजिए आप, ये आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है। मनी क्या है? पेपर नोट्स, पेपर नोट्स, पेपर के ही नोट्स है ना, और कॉइन्स। नोट देखे ही होंगे आपने, है ना। तो ये क्या है? पेपर नोट्स और कॉइन्स हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। अच्छा, इनको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं कि कॉइन्स ही हमारी जो है आज की मनी है? क्यों इनको एक्सेप्ट किया जा रहा है? पेपर नोट्स को, पेपर के बने हुए हैं, पहले तो गोल्ड की ही चलती थी, सिल्वर के चला करते थे पैसे, ये तो पेपर के। इनको क्यों एक्सेप्ट करें? क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ऑथोराइज्ड किए हैं। दीज आर ऑथोराइज्ड बाय, ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। इनको इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि ये गवर्नमेंट इनको ऑथोराइज करती है, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। भले ही ये पेपर के बने हुए हैं, वो पेपर भले ही सस्ता है जिस पेपर से बने हुए हैं, लेकिन इनकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा रखा है गवर्नमेंट ने, कंट्री की सरकार इनकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा रखती है, इसलिए हमने इनको एक्सेप्ट करके रखा है। एक्सेप्ट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको ऑथोराइज किया है कंट्री में।
नोट कर लीजिए इतना कि हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ हम आपको बता दें कि इंडिया में कौन इशू करता है, नोट्स कौन बनाता है, करेंसी कौन बनाता है, तो आरबीआई इशूज करेंसी। आरबीआई इशूज करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई से बोलती है कि आप नोट छापिए, बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई नोट छापती है इंडिया में, इन इंडिया। ये भी आपके में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो आप इतना नोट कीजिए, फिर आपको अलग अलग टॉपिक बताते हैं। नोट कर लीजिए इतना स्टूडेंट्स। और हमारी करेंसी क्या है, आपको करेंसी बता दें, हमारी जो करेंसी है वो है रुपीज़। क्या है हमारी करेंसी, रुपीज़ है, रुपीज़ 500 रुपीज़ 200 रुपीज़। तो करेंसी क्या है, रुपीज़ है। इसको छापता कौन है, आरबीआई छापता है पैसों को। चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलिए अब अगली चीज़ डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट्स इस मनी को कोई लेने से मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग लॉ है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं। कोई भी आप अगर मान लीजिए गए मार्केट, एक एग्जांपल समझते हैं, आप मार्केट में गए पानी पूरी खाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ खाने के लिए या कुछ चीज़ खरीदने के लिए, तो क्या हुआ कि किसी ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगा भाई पैसे, तो वो मना नहीं कर सकता। कोई भी क्या नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज किया है कि आपको यही मनी यूज़ करना है। चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं डेपोजिट। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स अपना डेपोजिट्स की। डेपोजिट्स क्या होता है, डेपोजिट्स क्या होते हैं, ये एक दूसरा फॉर्म है। एक तो फॉर्म है कि मनी, लोग अपनी जेब में पैसा रख के घूमते हैं। दूसरा होता है डेपोजिट। इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स ये दूसरा फॉर्म है जिसमें पीपल क्या कर रहे होते हैं, होल्ड कर रहे होते हैं मनी को। ये दूसरा फॉर्म है जिस फॉर्म में पीपल होल्ड कर रहे होते हैं मनी को। यानी दो फॉर्म में पीपल पैसे रखते हैं, एक तो अपनी जेब में रख के चलता है, दूसरा वो अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं। अच्छा, पहले अकाउंट में पैसा रखने के लिए उन्हें पहले बैंक जाना पड़ता है, बैंक में जाकर बैंक अकाउंट खुलता है, उस बैंक में वो अपने पैसे को डेपोजिट करते हैं, यानी कि जमा करते हैं। अब स्टूडेंट पैसे को जमा करते हैं तो बैंक हमें उस पैसे के जमा करने पे इंटरेस्ट देता है। क्या देता है, उस पर हमें ब्याज देता है। जैसे हमने उस पर कुछ पैसा जमा किया बैंक में, तो वो हमें क्या देगा, उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा, इसलिए हम बैंक में पैसा जमा करते हैं। अच्छा, बैंक हमें देखिए पहली चीज़ दो फायदे दे रहा है, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा सेफ्टी। यानी कि हमारे घर में पैसा अगर हम रख रहे हैं तो वो सेफ़ नहीं है, हो सकता है कि चोरी हो जाए, लेकिन बैंक में अगर हम पैसा रखेंगे तो वो सेफ़ भी है और फिर उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। हम अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो कुछ सालों में उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जरूर होता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होता है और वो सेफ़ होता है। तो लिखते हैं कुछ डिपॉजिट्स के बारे में। other form in which people hold money, in which people hold money, other form in which people hold money। बैंक से हमें दो फायदा, बैंक गिव इंटरेस्ट, banks give interest on it, इंटरेस्ट देती है हमें इस पे बैंक। दूसरी चीज़ सेफ्टी भी मिलती है, इसीलिए हम बैंक में पैसा जमा करते हैं। नोट कर लीजिए इतना। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इतना, फिर आपको अगली चीज़ बताते हैं। चलिए इसको करते हैं। चलिए इसमें और थोड़ी चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे कि ये पैसा हमने जमा किया, यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करें। ये पैसा हमने जमा किया तो हम इसको स्टूडेंट्स विथड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी हमने अभी ये जमा किया है डेपोजिट, हम इसको कभी भी हमारी ज़रूरत के अनुसार इसको डेपोजिट भी कर सकते हैं।
यानी बैंक से निकाल भी सकते हैं, सॉरी विथड्रॉ भी कर सकते हैं। विथड्रॉ मतलब निकालना, डेपोजिट मतलब जमा करना। तो हम इसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं। विथड्रॉ एट टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, एट टाइम ऑफ नीड पे। दैट्स वाई इस डेपोजिट को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड व्हाट, डिमांड डेपोजिट। इसीलिए हम इस डेपोजिट को डिमांड डेपोजिट कहते हैं। क्यों कहते हैं डिमांड डेपोजिट? क्योंकि हम इसको कभी भी निकाल सकते हैं डिमांड होने पे। डिमांड हमें जब होगी पैसे की तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, इसलिए हम इसको डिमांड डेपोजिट भी कहते हैं। नोट कर लीजिए अब स्टूडेंट्स इसको। अब ये हो गया है पूरा डेपोजिट वाला कंसेप्ट। डिमांड डेपोजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें जब भी ज़रूरत होगी, हमें जब भी डिमांड लगेगी तो हम इस पैसे को निकाल लेंगे। चलिए आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि ट्रांजैक्शन विथआउट कैश कैसे हो सकता है। ट्रांजैक्शन विथआउट कैश, बिना पैसों के ट्रांजैक्शन कैसे करें। बिना पैसों के ट्रांजैक्शन होता है स्टूडेंट चेक्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? चेक्स की फॉर्म में। तो चेक करते हैं, चेक आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इस तरीके का चेक होता है। यहाँ पे बैंक का ब्रांच का एक लोगो लगा होता है। यहाँ पे रुपीज़ लिखाते हैं कि कितने रुपीज़ हैं। यहाँ पे नेम लिखाता है उस बंदे का। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा होता है। यहाँ पे चेक नंबर और कुछ कोड लिखा होता है ना। यहाँ पे रुपीज़ लिखाते हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखाता है उसका, यहाँ पे वो साइन करता है। तो इस तरीके से हमारा एक चेक होता है। इस चेक में क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इंस्टीड ऑफ कैश। मतलब कैश देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप उसको चेक पकड़ा दीजिए जिसको भी आपको पैसे देना है। क्या होता है, हमें बैंक से एक चेक बुक मिलती है। उस चेक बुक का क्या यूज़ होता है कि जैसे ही मान लीजिए कि मुझे या आपको किसी को एक चेक देना है। मेरे बैंक में पैसे हैं कुछ और मुझे एक बंदे को पैसे देने हैं 5000 से 6000 रुपीज़ देना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी चेक बुक, मेरे पास अभी कैश तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मेरी चेक बुक से एक चेक फाड़ूंगा, उसमें मेरा नेम लिखूँगा, पैसे लिखूँगा इतने, मेरी साइन करूँगा और उससे कहूँगा कि ये तुम ले जाओ तुम्हारी बैंक में, अपनी बैंक में चेक दे देना। वो इस चेक से पैसे निकाल के तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। तो चेक से विथआउट यूज़ ऑफ कैश मैंने क्या किया, मैंने उसको कैश नहीं दिए, मैंने उसको चेक दिया। उस चेक से उसने अपनी बैंक में पैसे जमा करा लिए। तो विथआउट कैश चेक की मदद से क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हो गया मनी का बिना किसी कैश की हेल्प के। तो ये था किसका, चेक की चेक क्या रोल प्ले करता है। तो चेक ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है विथआउट यूज ऑफ कैश। चलिए इसको करते हैं रब। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था चेक वाला कंसेप्ट, बट आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट था कि चेक क्या होता है ना, कैसे काम करता है। तो ये हमने आपको बता दिया है ना। इसमें कैश का यूज़ नहीं होता, चेक से डायरेक्टली ट्रांजैक्शन हो जाता है अकाउंट टू अकाउंट। अब डिस्कस करते हैं कि लोन्स कैसे वर्क करते हैं। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक को डिस्कस करते हैं कि कैसे बैंक लोन प्रोवाइड करता है। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा कि जो बैंक होती हैं वो 5% ऑफ डिपॉजिट्स उनके पास रखती हैं। बैंक्स होल्ड ओनली 5% ऑफ डिपॉजिट्स
टोटल क्या होता है, जितना भी हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में उसका वो 5% होल्ड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर हम वापस लेने चले गए पैसे को तो वो हमें दे सकें, इसलिए वो 5% ऑफ डिपॉजिट खुद के पास ही रखते हैं, वो किसी को नहीं देते। बाकी 95% का क्या करते हैं वो यूज़ रिमेनिंग, जो रिमेनिंग पैसा बचा, उसका बचा कुचा जो पैसा है स्टूडेंट, उसको वो यूज़ करते हैं गिविंग लोन्स, इन गिविंग लोन्स। क्या दे देते हैं लोगों को? लोन्स दे देते हैं उससे, इन गिविंग लोन्स, उससे वो लोगों को लोन्स दे देते हैं, लोन्स। अच्छा, लोन्स देते हैं तो एक डायग्राम से इसको डिस्कस करते हैं। डेपोजिटर, अच्छा आप इतना नोट कीजिए पहले कि कितना पैसा होल्ड करता है ना, और बाकी का वो क्या करता है, लोन दे देता है। चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि बैंक कैसे लोन एक्टिविटी काम करता है और कैसे बैंक को फ़ायदा होता है। चलिए आपको ये बताते हैं एग्जांपल के थ्रू। एक तरफ है रामू भैया जो कि कौन है, डेपोजिटर है, बैंक में पैसा जमा करने वाले हैं, ये कर रहे हैं बैंक में पैसा जमा। ये रही बैंक, ये कौन रहा, बैंक रहा। और ये रहे हमारे श्यामू भैया जो कि बैंक से लोन लेने आए। श्यामू ये क्या है, बोरोअर है। बोरोअर का मतलब होता है पैसे लेने वाला, है ना। भिखारी मत कहने लगना, पैसे लेने वाला भिखारी, भिखारी नहीं। ये है श्यामू भैया जो लोन लेने आए। इन्होंने क्या किया, लोन लिया। इन्होंने क्या किया, लोन लिया और इन्होंने पैसे कहाँ करे, डेपोजिट करे। इन्होंने पैसे डेपोजिट किए बैंक में, इन्होंने बैंक से लिए लोन। किसने, श्यामू भैया ने लोन लिया और रामू भैया ने डेपोजिट किए पैसे। अब क्या होगा, बैंक रामू भैया को क्या करेगा, बैंक रामू भैया को इंटरेस्ट देगा। मैंने आपको पहले ही बताया था बैंक दो चीज़ें देता है, इंटरेस्ट प्लस सेफ्टी। तो इंटरेस्ट देगा और इनसे क्या करेगा, इनसे इंटरेस्ट लेगा। अब जब बैंक ने श्यामू भाई को पैसे दिए तो उनसे से कुछ ब्याज तो लेगा, वो बैंक कुछ ब्याज तो लेते ही हैं। तो इनसे वो क्या लेगा, ब्याज लेगा। किससे, श्यामू भैया से। और रामू भैया को ब्याज देगा क्योंकि उन्होंने उसमें पैसे जमा किए। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो है क्या होता है बच्चों कि ये वाला जो इंटरेस्ट होता है जो वो डेपोजिटर को दे रहा होता है ये लेसर होता है, और ये वाला जो इंटरेस्ट है जो श्यामू भैया से ले रहे हैं ये बहुत हायर है। ये कैसा है, ये हायर है। और ये कैसा है स्टूडेंट्स, लेसर है या फिर लोअर है, लोअर या फिर लेसर। तो ये वाला इंटरेस्ट जो रामू भैया को दिया जा रहा है उनके पैसे जमा करने के लिए वो कम है, जबकि जो श्यामू भैया इंटरेस्ट दे रहे हैं ये लोन लेने के लिए बैंक को वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा है, इस कम और ज़्यादा में जो डिफरेंस बन रहा है ना स्टूडेंट्स, वो ही बैंक का फ़ायदा है। यानी यहाँ से वो ज़्यादा ब्याज ले रहा है लेकिन यहाँ दे कम रहा है, तो जो बीच का बच रहा है ना वो बचा हुआ बैंक यूज़ करता है। ये बैंक का फ़ायदा होता है लोन देने में और डिपॉजिट लेने में। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए आप इतना, इस डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा कि बैंक कैसे काम करता है और कैसे लोन प्रोवाइड करता है। समझ आ गया होगा आपको बैंक कैसे फ़ायदा बनाता है खुद का। चलिए अब इसको भी करते हैं रब और डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन अगर आपकी समझ आ गई तो फिर आपको ये चैप्टर भी मतलब ये आगे का चैप्टर भी समझ आ जाएगा। अब हम आपको दो एग्जाम्पल समझाने जा रहे हैं। एक में है सलीम भाई और एक में है कांता बहन। एक में है अपने सलीम भैया और एक में है कांता बहन। तो एक में है अपने कौन, सलीम भैया एक एग्जाम्पल में, और एक है सलीम भैया और एक है कांता बहन। तो जो सलीम भैया हैं, मोहम्मद सलीम, इन दो एग्जाम्पल से एनसीईआरटी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, मैं भी आपको समझाता हूँ, मैं उसको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। सलीम वाला एग्जाम्पल क्या होता है, ये एक शू सेलर होते हैं, शू सेलर होते हैं। अब क्या हो रहा होता है, ये कौन है, सलीम जो है वो शू सेलर है, जूते बेचता है। क्या होता है, फेस्टिवल का टाइम आ गया है, त्यौहार आने वाला है, तो जो अपना सलीम है
उसके पास बहुत सारे शूज़ के पेयर्स का ऑर्डर आता है, 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ का ऑर्डर आता है। तो अब इतने सारे शूज़ का आ गया, अब इतना सारा पैसा तो इसके पास नहीं है सलीम के पास, वो इतने सारे जूते कैसे बनाए। तो वो क्या करता है, दो जगह से क्रेडिट लेता है। क्रेडिट मतलब लोन, दो जगह से लेता है। एक तो लेदर वाले से लेता है, जहाँ से अब जूते बनना है तो जूते लेदर के ही बनते हैं, तो लेदर लेगा एक जगह से। तो लेदर वाले से कहता है कि मुझे तुम जो हो इतना लेदर दो कि मेरे हर 1000 जूते बन जाएं, और फिर मैं तुम्हें, मेरी जूते जब फेस्टिवल पे बिक जाएंगे तो मैं तुम्हें उसका पैसा दूंगा। तो एक तो वो कहाँ से लेता है, लेदर वाले से लेता है ना, लेदर कॉन्ट्रैक्टर से लेता है पैसे, लेदर कॉन्ट्रैक्टर, उससे ले लेता है पैसे। दूसरा वो पैसे लेता है एक और बंदे से, जिससे वो 100 जूते या 1000 जूतों के बनने के लिए पैसे लेता है। कहता है कि जब मेरे ये शूज़ बिक जाएंगे तो मैं तुम्हारा ही पैसा दे दूंगा। तो एक और बंदे, दो जगह से ये पैसे लेता है। एक मान लीजिए लेदर कॉन्ट्रैक्टर से लेता है और एक और किसी बिजनेसमैन से लेता है। दो जगह से इसने पैसे लिए, बिजनेसमैन से लिए। ये रहा सेकंड इसका और ये रहा फर्स्ट। तो इसने दो जगह से पैसे लिए। अब क्या हुआ कि इसके शूज़ बन के हो गए तैयार। फेस्टिवल आया, इसके शूज़ सारे बिक गए, 1000 पेयर ऑफ शूज़ सारे बिक गए। इसको प्रॉफिट हुआ, इसने इनका भी पैसा लौटा दिया। जो सलीम है उसने इन दोनों से ही पैसे लिए थे, तो इसका भी पैसा लौटा दिया और इसका भी पैसा लौटा दिया, और इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस केस से स्टूडेंट्स आपको क्या पता चला कि क्रेडिट ने, लोन ने इसको हेल्प करी प्रॉफिट मेकिंग में। लोन ने इसकी किस में हेल्प करी, इसको प्रॉफिट बनाने में, इसको फ़ायदा करने में लोन ने इसकी हेल्प करी। तो ये तो हो गया लोन का एक गुड एग्जाम्पल कि लोन से कुछ अच्छे काम भी होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कांताबेन का एग्जाम्पल, जिसमें उसको बेचारी को घाटा हो जाता है। चलिए डिस्कस करें कांताबेन वाला। सलीम भाई को तो फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनकी बल्ले बल्ले हो गई। अब ये कह रहे हैं आप लोगों से बाय बाय, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, मैं चलता हूँ। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कांताबेन वाला एग्जाम्पल। कांताबेन, कांताबेन क्या है स्टूडेंट्स, एक फार्मर है। कांताबेन एक फार्मर है, कांताबेन, ये भी आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ। ये क्या है, एक फार्मर है, स्मॉल फार्मर है। क्या होता है कि ये अपने फार्म में ग्राउंडनट लगा रही होती हैं, मूंगफली, ग्राउंडनट की ये खेती करती हैं। इन्होंने ये खेती करने के लिए एक लेंडर से पैसे लिए, है ना, लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से इन्होंने पैसे लिए, लोन लिया। तो क्या हुआ कि इन्होंने उससे पेस्टिसाइड खरीदा और भी बहुत सारी चीज़ें, ग्राउंडनट के सीड्स खरीदे, इक्विपमेंट्स खरीदे, और इन्होंने सोइंग करा दी, किसकी, बोनी करा दी अपनी मूंगफली की। मूंगफली लगी, लेकिन क्या हुआ कि बीच ही सीज़न में, इन बिटवीन सीज़न, है ना, क्या हुआ कि इनके जो मूंगफली के ग्राउंडनट है उसमें पेस्ट लग गया। तो इन्होंने फिर पेस्टिसाइड्स पे खर्च किया पैसा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड पे, अच्छा खासा महंगा पेस्टिसाइड खरीदा, खेत में डाला कि मेरा ग्राउंडनट अच्छा हो जाएगा। लेकिन ग्राउंडनट की खेती अच्छे से नहीं हुई, ग्राउंडनट की पैदावार, हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं हुई, और इनको क्या लगा स्टूडेंट्स, घाटा लगा कि इस बार अच्छे से नहीं हुई। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से क्या किया इन्होंने, अब इस बार तो वो लोन दे नहीं पाई पूरा, कुछ ही लोन दे पाई उनको, है ना, यानी ये कुछ पार्ट अपने जो भी ग्राउंडनट निकला उससे उन्होंने उसके कुछ पार्ट से अपना खर्चा चलाया और कुछ पार्ट उसको दे दिए जिससे पैसे लिए थे। दूसरे सीजन में क्या हुआ, फिर से इन्होंने उसी लैंडलॉर्ड से या मनी लेंडर से पैसे लिए। इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, नॉर्मल जैसे ग्राउंडनट होता था वैसा ही हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो पिछली बार का लोन तो रह ही गया था आधा अधूरा, पूरा नहीं दे पाई थी, और इस बार का भी वो उन्होंने पूरा दिया, बट पिछले बार का रह गया। तो स्टूडेंट ये किस में फंस गई, डेब्ट ट्रैप में फंस गई। इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है कि ये ब्याज में फंस गई। वो तो वैसे ही मनी लेंडर हैं, तो ब्याज तो लेते ही हैं, इंटरेस्ट, अगर कोई लोन देगा तो इंटरेस्ट तो वो लेगा, बैंक भी लेता है, तो उन्होंने भी लिया। तो ये डेब्ट ट्रैप में फंस गई। क्यों, क्योंकि इन्होंने पिछले वाला भी नहीं दे पाया था और ये वाला भी ये पूरा नहीं दे पाई जो नेक्स्ट ईयर लिया, तो फिर ये किस में फंस गई, डेब्ट ट्रैप में फंसी। यानी कि इनके लिए क्रेडिट ने प्रॉफिट नहीं कॉज किया, इनने जो लोन लिया उससे इन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ, उससे इनका लॉस ही हुआ। और अब जब ये डेब्ट ट्रैप में फंस गई, अब इनको पैसे तो देने ही है मनी लेंडर को, तो इन्होंने क्या किया, इनका सेल, इन्हें क्या सेल करना पड़ा, अ पार्ट ऑफ लैंड,
सेल अ पार्ट ऑफ लैंड, इन्होंने अपनी ज़मीन का कुछ भाग बेचा, लैंडलॉर्ड, पार्ट ऑफ लैंड, इन्होंने अपना कुछ पार्ट ऑफ लैंड बेचा, तब जाके ये उसका लोन क्लियर कर पाई और बच पाई, है ना। तो इन्होंने अपना एक लैंड का पार्ट बेचना पड़ा। तो ये तो थे दो एग्जाम्पल जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए थे। अब चलते हैं आगे। अच्छा, ये कांता बहन नहीं थी, ये स्वप्ना थी। ठीक है, आपने कांता समझ लिया तो वो भी ठीक है, समझना था बाकी स्वप्ना हो कांता हो उससे क्या मतलब। ये स्वप्ना थी, तो आपको तो समझ में आ ही गया है एग्जाम्पल। तो एक कंडीशन में लोन ने प्रॉफिट कॉज करा, एक कंडीशन में क्या हुआ, सलीम वाली कंडीशन में क्रेडिट लोन ने प्रॉफिट कॉज कराया, प्रॉफिट किया, और एक कंडीशन में इसने क्या किया, उसका कुछ भाग ज़मीन का बिकवा दिया। यानी कि लोन ने एक बार अच्छा काम किया, एक बार बुरा काम किया। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये एग्जाम्पल इसलिए आपको समझाया गया कि आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझ आ सके। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। और स्टोरी ये समझाए थोड़ा चैप्टर भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, वरना बोरिंग सा लगता, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल भी समझा। अब डिस्कस करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिस्कस करते हैं। क्या है टर्म्स ऑफ क्रेडिट? क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी बोरोवर लोन लेता है, ध्यान से देखिएगा, जब भी बोरोवर लोन लेता है किसी से भी, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से पैसे लिए, जब मैं किसी से पैसे लूँगा, लोन लूँगा, तो मुझे उसको इंटरेस्ट सहित वो पैसा वापस करना होगा। जो पैसा हम लेते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और उस पर इंटरेस्ट लगा के हम उसे वापस करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम में वापस करना होता है इंटरेस्ट लगा के। तो बोरोवर को जब भी वो किसी से पैसा लेगा तो उसे कुछ स्पेसिफिक टाइम में उस पैसे को वापस करना भी पड़ता है। तो उस पर क्या लगता है स्टूडेंट्स? पहला तो लगता है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट तो लगता ही है। और कभी कभी तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, लोन देते हैं तो उसके लिए वो कहते हैं कि अपने ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स ला के दे दो हमें, हम तुम्हें इसके बेसिस पे, कहीं तुमने हमारा लोन वापस नहीं कर पाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स रखवा लेते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवा लेंगे, है ना। तो दो चीज़ें, एक तो वो इंटरेस्ट रेट तो लेते ही हैं और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी रखवा सकते हैं अपन से, या फिर वो कोई ऑब्जेक्ट रखवा सकते हैं, जैसे कि अपना कैटल या व्हीकल या कुछ भी, है ना, व्हीकल वगैरह कुछ भी रखवा सकते हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे कि तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है इंटरेस्ट रेट तो वो लेंगे ही, इंटरेस्ट रेट तो उनको लेना ही है, ये चीज़ तो उन्हें लेना ही है ना, ये तो वो लेंगे ही। लेकिन इस इंटरेस्ट रेट के साथ साथ वो क्या लेंगे, अच्छा ये तो आप ऐसा मत करिए, इसको कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट तो वो लेते ही हैं, इंटरेस्ट रेट तो उनको लेना ही है, ये तो उनका परमानेंटली काम है कि वो लेंगे ही। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या लेते हैं, पहली चीज़ उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट रख दीजिए, या फिर दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आपके पास अगर कोई कैटल है तो आप वो रख दीजिए कि जैसे हम नहीं दे पाए तो हम आपको हमारा कैटल दे देंगे, या हम आपको हमारी बाइक दे देंगे, व्हीकल रख दीजिए। या फिर आपके पास कुछ प्रीशियस मेटल्स हों गोल्ड वगैरह, तो वो रख दीजिए कि हम ये आपको देंगे अगर आप नहीं दे पाए, तो गोल्ड सिल्वर हो तो वो रख दीजिए। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, कोलेटरल है। कोलेटरल है यानी कि कोलेटरल मतलब गिरवी रखना। क्या करना होता है, ये सब क्या है, कोलेटरल। यानी आप किसी से लोन लेते हैं तो वो आपसे क्या मांगता है, कोलेटरल। कोलेटरल एक ऐसा असेट है, आपकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी हुई है, कोलेटरल एक ऐसा असेट है जो कि बोरोवर किसके लिए अपने जो लोन लिया है उसके बेसिस पे, लोन लेने के बेसिस पे जो है इन सब चीज़ों को लेंडर के पास रखता है, देने वाले के पास रखता है कि अगर मैं आपका नहीं दे पाया तो आप मुझसे ये चीज़ें छीन लीजिएगा। तो ये होते हैं कोलेटरल। क्या होता है कोलेटरल? कोलेटरल मतलब गिरवी रखने वाली चीज़ें। कोई अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के रखता है, कोई अपने
जानवर को रख देगा, कैटल्स को, कोई अपनी गाड़ी को रख देगा, कोई गोल्ड या सिल्वर रख देगा कि आप ये ले लीजिएगा मुझसे। तो ये सब क्या थे? कोलेटरल थे। और हमारा टॉपिक चल रहा है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो हम आपको बताते हैं, और आप ये जब तक, और ऐसा होता है कि अगर ना दे पाऊँ तो ये रखिएगा, या फिर ऐसा भी होता है कि लोगों ने ये चीज़ें दे ही देते हैं कि अगर मैं ना दे पाऊँ, है ना, तो आप इन चीज़ों को रख ही लीजिएगा, और नहीं दे पाते हैं तो वो इन चीज़ों को ले भी जाते हैं। चलिए, तो ये आपके क्या क्या हो गए? ये आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी हो गए, लोन के टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी हो गए। ये इंटरेस्ट लेना, ये भी एक टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, कैटल्स, ये सब आपके क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, जो कि क्रेडिट के टाइम पे आपको देना ही पड़ते हैं, मतलब रखना ही पड़ते हैं गिरवी। तो ये है टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टर्म है जो आपको देनी पड़ती हैं क्रेडिट के साथ। इंटरेस्ट देना पड़ता है, कोलेटरल भी देना पड़ता है, कोलेटरल प्लस इंटरेस्ट रेट। चलिए, आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है। चलिए, अब अपने कुछ और टॉपिक बचे हैं स्टूडेंट्स, वो और डिस्कस करते हैं। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स के लोन्स को डिस्कस करते हैं। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, चलिए इसको करते हैं हम। अब आते हैं कोऑपरेटिव्स में कि कोऑपरेटिव्स कैसे काम करते हैं। कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कोऑपरेटिव्स स्टूडेंट्स बढ़िया होते हैं, है ना, इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ते हैं। ये भी लोन देने का ही काम करते हैं। देने का तो नहीं, क्या होता है, कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? मेंबर्स, ग्रुप होते हैं ये। यहाँ पे मेंबर्स पूल देयर रिसोर्सेस। पूल का मतलब है कलेक्ट। ये यहाँ पे क्या होता है? ये जो कोऑपरेटिव्स हैं ये ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप होता है। इसमें लोग क्या कर रहे होते हैं? लोग इकट्ठे होते हैं और अपने 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 रिसोर्सेज को, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास कोई भी चीज़, सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, और वो ये चीज़ें इकट्ठी करके क्या कर रहे होते हैं? बैंक के पास एज आ कोलेटरल रखते हैं। बैंक के पास कैसे रख देते हैं? एज आ कोलेटरल, है ना, कि बैंक हमें आप लोन दी। मान लीजिए इन सब मेंबर्स ने अपना थोड़ा थोड़ा सा सोना इकट्ठा किया, जो भी मेंबर्स हैं, इन सबको लोन की ज़रूरत है अपने अपने बिजनेसेस को ओपन करने के लिए या फिर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये कोऑपरेटिव्स इनकी हेल्प करते हैं। मेंबर्स क्या करेंगे? अपने अपने जो भी हैं रिसोर्सेस उनको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद इन रिसोर्सेस को क्या करते हैं? वो बैंक के पास इन रिसोर्सेस को ले जाके बैंक के पास ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? बैंक। एंड पुट these resources as collateral, एज अ कोलेटरल रखते हैं कि बैंक आप हमें लोन दे दीजिए, ये कोलेटरल रहा, अगर हम नहीं दे पाए तो आप इसको रख लीजिएगा, है ना। तो क्या होता है? एज अ कोलेटरल ये बैंक के पास जाकर रख देते हैं रिसोर्सेज को। तो कोऑपरेटिव्स में क्या होता है? ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर मेंबर्स उनकी रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, सोने चांदी वगैरह को जो भी है, फिर वो बैंक के पास जाते हैं। मतलब ये उन लोगों का ग्रुप होता है जहाँ पे जिनको ज़रूरत होती है पैसे की, है ना। एक कृषक कोऑपरेटिव भी चलता है, बहुत बड़ा कोऑपरेटिव, वहाँ वुमेन्स एंड मेंस वगैरह जाते हैं, अपने जो है रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। वो क्या करता है कोऑपरेटिव? बैंक को वो एज अ कोलेटरल प्रोवाइड करता है और लोन ले लेता है, फिर वो इन सबको लोन दे देता है। अब फिर जब इनके काम हो जाते हैं, जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो ये इनके लोन जो इन्होंने लिया था उसका पैसा वापस कर देते हैं और अपना सामान भी वापस ले लेते हैं, रिसोर्सेज। तो ये काम था कोऑपरेटिव्स का। एक बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, कृषक कोऑपरेटिव्स। ये किसानों का कोऑपरेटिव है। यहाँ पर किसान लोग इकट्ठे होके बढ़िया से अपनी रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, सोने वगैरह को इकट्ठा करते हैं और फिर बैंक के पास एज अ कोलेटरल रख देते हैं और उनको लोन मिल जाता है। तो ये काम होता है स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव्स का। नोट कर लीजिए एक फ्लो चार्ट के तौर पे, जिससे आपको ये क्लियर हो सके। नोट दिस। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया एज वेल एज इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या है और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या है? बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। बैंक से लोन लेना मतलब
फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। और अगर हम किसी मनी लेंडर या फिर लैंडलॉर्ड से ले रहे हैं दैट इज़ इनफॉर्मल, यानी हम किसी अपने आसपास के किसी बड़े आदमी से ले रहे हैं, किसी रिच पर्सन से, तो वो होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। तो हम डिस्कस करते हैं पहले फॉर्मल सेक्टर लोन्स। दो तरीके की लोन्स हैं, पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन्स। फॉर्मल सेक्टर लोन्स है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, और ये लो होता है ना, कम होता है इंटरेस्ट रेट। दूसरा ये जो है ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे होता है और ये बैंक से होता है, फ्रॉम बैंक्स। ये लोन कहाँ से ली जाती है, बैंक्स से ली जाती है, फ्रॉम बैंक्स है ना। और यहाँ पे ये बैंक्स से ली जाती है ना। यहाँ पे ज़्यादा डिमांड नहीं होती इंटरेस्ट की, अच्छा खासा होता है, बस यहाँ पे वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह रखवाते हैं एज अ कोलेटरल। तो ये हो गया बैंक वाला। अब इसमें क्या होता है, आरबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन रोल प्ले करता है, आरबीआई प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। आरबीआई प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीआई, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आरबीआई का रोल आपको लिखवाते हैं, आरबीआई क्या रोल प्ले करता है। तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स हम कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर लोन जो है वो कहाँ से लिया जाता है, बैंक से। यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दिया जाता है। आरबीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आरबीआई के रूल देखते हैं। आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से मिलता है फॉर्मल सेक्टर लोन्स, बैंक से। अब यहाँ पर आरबीआई कैसे चेक करता है, एक एक करके आपको लिखवाते हैं। पहला पॉइंट है आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स। फर्स्ट पॉइंट, आरबीआई supervises formal sources of loans, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स को सुपरवाइज करता है। सेकंड पॉइंट, आरबीआई क्या करता है, सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स इसमें, आरबीआई मॉनिटर मेंटेनेंस ऑफ कैश बैलेंस। आरबीआई ये भी मॉनिटर करता है क्या बैंक जो है, बैंक ही दे रही हैं, आरबीआई मॉनिटर्स मेंटेनेंस ऑफ कैश बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ कैश बैलेंस ऑफ बैंक्स, कैश बैलेंस ऑफ बैंक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवा रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन गिविंग फॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो ये उसका रूल है। तो बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ कैश बैलेंस ऑफ बैंक्स कैश बैलेंस में बना के चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और तीसरा है आरबीआई, पहले आप इन दो को नोट कीजिए, फिर एक बड़ा सा पॉइंट है उसको लिखवाते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप इन दो पॉइंट को, फिर आपको थर्ड पॉइंट लिखवाते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है। आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए आपने इनको नोट कर लिया होगा। क्या होता है आरबीआई, एक बार एक्सप्लेन भी करते हैं। आरबीआई सुपरवाइज करता है फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन, जो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स दे रहे हैं उनको चेक करता है। और वो ये भी चेक करता है क्या बैंक अपने मतलब कैश बैलेंस बना के चल रहे हैं कि नहीं। 5% मैंने आपको बताया था ना, 5% डेपोजिट वो खुद के पास होल्ड करते हैं बैंक, तो क्या वो उनको होल्ड करके चल रहे हैं या नहीं, कहीं पूरा पैसा तो नहीं बांट रहे। तो ये सब भी वो चेक करता है। चलिए इसको करते हैं अब डिस्कस करते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल भी मस्ट है। थर्ड रूल क्या है, थोड़ा सा आपको लिखवाते हैं, बड़ा सा है। आरबीआई चेक्स बैंक गिव लोन्स, आरबीआई ऑल्सो चेक, आरबीआई ऑल्सो चेक बैंक give loans not only to
रिच बिजनेसमैन्स, रिच बिजनेसमैन्स, रिच बिजनेसमैन्स, but also to small traders, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं ये बैंक बड़े बड़े लोगों को ही दे रहा हो लोन्स, वो छोटे छोटों को भी दे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी दे, स्मॉल फार्मर्स को भी दे, स्मॉल फार्मर्स को भी लोन दे वो, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल ट्रेडर्स को भी दे, तो इन सबको भी लोन देना है। ऐसा तो नहीं कहीं वो सिर्फ और सिर्फ रिच बिजनेसमैन्स को दे, है ना, और रिच बिजनेसमैन्स को दे, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन्स को दे। रिच की जगह आप एक और चीज़ लिखिए, रिच की जगह एक और अच्छे देख दीजिए, रिच की जगह प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन, मतलब जिनसे बैंक को फ़ायदा हो, क्या सिर्फ उनको ही तो नहीं दे रहा है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन। कहीं बैंक सिर्फ और सिर्फ उनको ही तो लोन नहीं दे रहा, तो ये भी चेक करता है कौन, आरबीआई। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को ही तो कहीं पैसे नहीं दे रहा सारे, उनको भी दे जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं, तो ये भी कौन चेक करता है, आरबीआई चेक करता है। not just only not just only two not just only two, है ना। नोट दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई का रूल, इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, क्या रूल है आरबीआई का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए थर्ड पॉइंट को भी करते हैं अब। आरबीआई थर्ड पॉइंट में मैंने ये लिखवाया है, वो ये चेक करता है कहीं बैंक रिच सिर्फ और सिर्फ उनको पैसा तो नहीं दे रहा है, उनको लोन तो नहीं दे रहा है जो बैंक को प्रॉफिट पहुंचा रहे हो, मतलब उनको भी लोन दो जिनको ज़रूरत है, जैसे स्मॉल ट्रेडर्स हुए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले हुए, इन सबको भी देना है। चौथा रूल है, चौथा रूल ये है कि जो बैंक्स हैं, पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन, periodically, fourth that is periodically, मतलब टाइम टू टाइम, periodically banks have to submit details to RBI of अबाउट, या अबाउट लिखिए, अबाउट किसकी डिटेल्स, अबाउट ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग, अबाउट की जगह ऑन लिखिए, ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग एट व्हाट इंटरेस्ट, ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग, ऑन हाउ मच they are lending, on how much they are lending on how much they are lending to whom, किसको दे रहे हैं, at what interest, ये पॉइंट ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि जो बैंक होती हैं जो लोन दे रही होती हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन आरबीआई को भेजना पड़ता है कि हमने किसको लोन दिया, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया। तो आरबीआई का ये भी रूल है, जो बैंक्स होती हैं जो लोन प्रोवाइड कर रही होती हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करनी होती है कि हमने किसको लोन दिया और किस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया। आरबीआई के 4 रूल थे। आरबीआई सुपरवाइज करता है फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स को, क्यों, क्योंकि यही कहीं, और दूसरा पॉइंट था ये था, है ना, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स को चेक करता है, बैंक्स को चेक कर रहा है कहीं ये पूरा जितना डिपॉजिट आ रहा है उतना लोन्स तो नहीं दे रहे, है ना, डिमांड डिपॉजिट मेंटेन करके चल रहे हैं कि नहीं, कैश बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। तीसरा, आरबीआई ये चेक करता है कि बैंक सिर्फ उन्हीं लोन तो नहीं दे रहा है जो बैंक को प्रॉफिट पहुंचा रहे हो, मतलब ज़रूरतमंदों को लोन पहुंच रही है या नहीं। तीसरा रूल ये था। चौथा रूल था कि बैंक्स को भी अपना डिटेल्स, किसको लोन दिया, कितने इंटरेस्ट पे दिया, ये आरबीआई को भेजना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट नोट कर लीजिए इतना, फिर इसको भी करते हैं अब और डिस्कस करते हैं।
चलिए अब इसको करते हैं रब। अब बस स्टूडेंट्स लास्ट चल रहा है, ये चैप्टर ख़त्म होने में ही है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर लोन। अभी तो हमने डिस्कस की फॉर्मल सेक्टर लोन, जिस समय आरबीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो चेक कर रहा था, है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही फॉर इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज, नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज। यहाँ पे सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता सुपरवाइज करने के लिए। यहाँ पे जो लोन्स दी जाती हैं, लोन्स एट हायर इंटरेस्ट रेट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांगा जाता है, एट हायर इंटरेस्ट रेट, एंड यूज ऑफ अनफेयर कह सकते हैं टेक्निक्स, अनफेयर टेक्निक्स, या फिर यूज ऑफ अनफेयर मीन्स टू टेक देयर लोन बैक। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हैं टू टेक देयर लोन बैक, टू टेक देयर मनी बैक, टू टेक देयर मनी बैक, अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो बंदा होगा जो लोन लेता है वो स्टूडेंट्स के समय फंस जाता है डेब्ट ट्रैप। यहाँ पे एक डेब्ट ट्रैप हो जाता है, वो ब्याज त्याज के तले फंस जाता है। जो भी यहाँ से लोन लेगा वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। जैसे कांता फंस गई थी, तो फिर क्या होगा, उसे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी या अपना कुछ ऐसा प्रॉपर्टी बेचनी होगी जिससे वो उस लोन को फुलफिल कर पाए। तो इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स को हटाना ही होगा, ये बेकार होते हैं। इनमें थोड़ा सा हाईयर इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक जैसे नहीं होते हैं, हाईयर इंटरेस्ट रेट लेते हैं और अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हैं अपने पैसे को वापस लेने के लिए। और अगर कोई पैसा वापस नहीं कर पाया तो फिर उसको डेब्ट ट्रैप में फंसा कर उसकी ज़मीन, उसकी प्रॉपर्टी को ये ले लेते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, इसमें कौन कौन वर्क करते हैं, मनी लेंडर्स। और स्टूडेंट्स ये ज़्यादातर होगा कहाँ पे है, मनी लेंडर्स, ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, रूरल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में। क्यों रूरल एरियाज़ में, क्यों गांव वाले क्षेत्रों में ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, वो डॉक्यूमेंट नीड करते हैं। अब अगर वो आप वहाँ से लोन ले रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ते हैं, तो डॉक्यूमेंट देने में बहुत घबराते हैं। गाँव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो डॉक्यूमेंट देने में ये सोचते हैं कि बैंक कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो वो फिर बैंक से नहीं लेते हैं, वो यहाँ से लोन लेते हैं और बस डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर उनको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है। तो ये है प्रॉब्लम गांव वाले लोगों के साथ। चलिए आप इसको नोट कीजिए, इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता आरबीआई की तरह चेक करने के लिए। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट को चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट लोन्स देने चाहिए। अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो सस्ते लोन देने चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए रूरल एरियाज़ में, जिससे क्या हो सके, लोगों की मदद हो सके और भारत में डेवलपमेंट हो सके, इंडिया में डेवलपमेंट हो सके। इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स को अगर ख़त्म करना है तो गांव-गांव में भी बैंक इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, है ना, और जो है चीप थोड़े सस्ते लोन्स देने पड़ेंगे, जिससे कि लोग जो हैं बैंक से ही लोन लें, कहीं और से ना लें। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्टूडेंट्स मतलब पता आपको क्या है, समूह। जो समूह चलते हैं ना, आपने देखा होगा, आपकी मदर जुड़ी होंगी किसी समूह से, पैसा लेती होंगी, पैसा देती होंगी। मदर नहीं तो गांव में तो चलते ही हैं, समूह गांव में चलता है। समूह क्या होता है वो डिस्कस करते हैं पहले। समूह भी एक कोऑपरेटिव्स की तरह क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें 15 to 20 मेंबर्स जुड़ रहे होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम ही एक ग्रुप है। क्या हो रहा होता है यहाँ पे, 15 से 20 मेंबर्स होते हैं,
15 to 20 मेंबर्स यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, पूल करते हैं मनी को इकट्ठा करते हैं, पूल देयर मनी इकट्ठा करते हैं अपने मनी को, और जिसको भी ज़रूरत होती है ना उसको ये पैसे दे देते हैं, वो पैसे दे देते हैं ज़रूरत। जैसा मान लीजिए इन 15 से 20 मेंबर्स में से किसी एक को ज़रूरत थी इस पैसे की, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। अब ये क्या करेंगे, लोन दे देंगे। किसको दे देंगे लोन? गिव लोन टू रिक्वायर्ड मेंबर, जिस मेंबर को ज़रूरत होगी उसको ये पैसा दे देंगे। अच्छा, ये भी लोन इंटरेस्ट लेते हैं एट इंटरेस्ट रेट, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेसर देन मनी लेंडर्स रेट, लेकिन वो रेट जो होगा वो मनी लेंडर के रेट से कम होगा, मनी लेंडर्स रेट, ये उस रेट पे लोन देते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? खुद ब खुद लोग ही अपने बनाते हैं ये समूह। ये बना के क्या करते हैं, अपना अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और एक किसी को जिसको ज़रूरत होती है उसको लोन दे देते हैं। कुछ इंटरेस्ट पे ही देते हैं, उस पर भी ब्याज लगाते हैं, लेकिन कम लगाते हैं जितना मनी लेंडर लगाते हैं उससे कम। ये रूरल एरियाज़ में ही वर्क करता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में बैंक से नहीं पहुँचते तो फिर वो मनी लेंडर से लेते हैं, मनी लेंडर से ना लेके वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लें। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन ही बनाती हैं, ज़्यादातर वुमेन्स ही बनाती हैं समूह। वुमेन क्यों बनाती हैं? जिससे कि वुमेन सेल्फ रिलायंट हो सके, अपने बिजनेस या अपनी नीड को पूरा कर सके। अब देखिए, हम इसमें आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताते हैं। पहले इसको करते हैं रब कि 15 to 20 मेंबर से अगर ये स्टूडेंट्स 1 से 2 साल तक ये वर्क करा, अगर ये सेल्फ ग्रुप 1 से 2 साल तक काम करता रहा तो क्या होगा आपको बताते हैं। इफ दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप, इफ this SHG self help group work for 1 or 2 years, अगर ये 1 या 2 साल तक काम किया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर बैंक जो है ये जो है एलिजिबल हो जाएंगे फॉर अवेलिंग लोन्स। तो क्या होगा, दीज ग्रुप अगर ये पैसा इकट्ठा करते रहे 1-2 साल तक तो दीज ग्रुप बिकम, ये किसका ग्रुप होता है? वुमेन्स का ग्रुप होता है। 15 to 20 मेंबर्स, वो भी कैसी? वुमेन्स। इसमें कौन होती हैं? वुमेन्स ही होती हैं। तो बिकेम एलिजिबल टू टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स से लोन लेने के ये एबल हो जाते हैं। अगर इन्होंने 1-2 साल तक इस चीज़ में पैसा इकट्ठा किया तो ये इतने बड़े हो जाते हैं, ये ग्रुप इतना अच्छा हो जाते हैं कि इनको बैंक लोन देने लगती है। अच्छा, बैंक लोन देगी तो, लेकिन किसके नेम पे देगी? इस ग्रुप के नेम पे देगी। और जो भी डिसीजन इस ग्रुप में लिए जाएंगे वो सारे ही मेंबर्स लेंगे डिसीजन, है ना, समूह के सारे मेंबर डिसीजन लेंगे। बैंक इनको लोन प्रोवाइड करेगी। अगर लोन का ये पैसा वापस नहीं कर पाए तो बैंक इन सबको रिस्पॉन्सिबल करेगी, मतलब सबको बुलाएगी कि आपने अभी तक पैसा नहीं दिया, दीजिए। तो फिर ये लोग इकट्ठा करेंगे ना। बैंक का एक ऑफिसर आता है समूह में, अगर ये लोग नहीं दे पाते हैं तो फिर वो ऑफिसर आता है इनको वार्न करने के लिए कि दीजिए आप जल्दी से जल्दी। तो ऐसा इसमें होता है। अगर ये 2 साल तक ऐसा ही पैसा इकट्ठा होता रहा तो ये इस चीज़ के एलिजिबल हो जाते हैं कि बैंक इनको पैसा दे सके। ये किसका ग्रुप होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स का ग्रुप होता है। इसको महिलाएं चला रही होती हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, थोड़ा सा कम कोलेटरल भी हो तो भी चलता है, यानी जितना कोलेटरल पहले अकेले को देना पड़ता उससे कम हुई हो तो भी चलता है, क्योंकि ये ग्रुप है, वुमेन का ग्रुप है। और ये इसलिए चलाती है गवर्नमेंट भी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो प्रमोट करती है। क्योंकि इससे जो वुमेन्स है वो सेल्फ रिलायंट हो सकें, जो इंडिया वुमेन्स हैं वो बिजनेसमैन बन सकें, वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। ये सब वो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से होता है। और जब भी स्टूडेंट्स ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो इनमें रेगुलर मीटिंग होती है। क्या होती है? इसको पहले रब करते हैं फिर हम आपको लिखवाते हैं। चलिए इसको करते हैं रब। तो ये वुमेन्स का ग्रुप है पहली चीज़। तो अब जब इसमें क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? रेगुलर मीटिंग्स होती हैं।
इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में रेगुलर मीटिंग्स टेक प्लेस, रेगुलर मीटिंग्स हेल्ड टू फाइंड solutions of problem like solutions of problems like कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स लाइक जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरों पे जो लड़ाइयाँ होती हैं ना पति पत्नी की, मतलब जो भी घर में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं कि जो हैं हस्बैंड वगैरह क्या होता है घर पे दारू पी के आते हैं, वायलेंस करते हैं वुमेन्स के साथ, वो उन पर डिस्कस करती हैं ना, हेल्थ पे डिस्कस करती हैं। वैसे भी गांव में तो ये बहुत कॉमन है। गांव में क्या करते हैं लोग, कोई काम तो करते नहीं, एम्प्लॉयड थोड़ा बहुत काम करते हैं, पैसा कमाया, दारू पिए, शराब पी और फिर लड़ाई करते हैं, घर पे आकर वायलेंस करते हैं। तो उस पर भी ये सॉल्यूशन यहाँ बैठ के 15-20 औरतें अपना सॉल्यूशन निकालती हैं, हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इन सब पे ये लोग सॉल्यूशन और इन सब पे ये बात करती हैं इकट्ठे होकर। तो ये भी इसका एक हेल्प है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से इसका भी वो आता है, मतलब ये भी एक बेनिफिट है कि रेगुलर मीटिंग्स होंगी और इसमें वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगी फीमेल। तो ये भी एक इससे उनकी मदद होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो इससे भी उनके सॉल्यूशन निकलते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है। अच्छा, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जाम्पल है, चलिए इसको करते हैं रब। अब आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए, ये एक बेनिफिट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। चलिए इसको करते हैं रब। चलिए स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक दैट इज ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था जो कि स्टार्ट हुआ था, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, बैंक ऑफ बांग्लादेश, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या था स्टूडेंट्स? ये स्टार्ट हुआ था इन 19 एस्टेब्लिश्ड, ये भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था, एस्टेब्लिश्ड इन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था। किसने किया था? बाय मोहम्मद यूनुस ने ये किया था, मोहम्मद यूनुस ने। इसमें 2018 में स्टूडेंट्स, जब ये स्टार्ट हुआ था 1970 में, तो इसमें बहुत कम वुमेन्स थी, बहुत कम ही वुमेन थी। लेकिन 2081 में इसमें 90 लाख यानी कि 9 मिलियन जुड़ी, 9 मिलियन वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इतनी ज़्यादा बांग्लादेश की वुमेन इससे जुड़ चुकी थी, पार्टिसिपेट कर रही थी। फ्रॉम कितनी विलेज से? 81,600 विलेजेस, 81,600 विलेजेस से ये बिलोंग करती थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि 1970s में शुरू हुआ था, उसने कितनी बड़ी पहल करी, कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाया। इसमें इतनी सारी वुमेन जुड़ गई और इतने सारे वुमेन्स, 9 मिलियन वुमेन्स, 90 लाख वुमेन वहाँ पे बांग्लादेश में सेल्फ रिलायंट हुई, उन्होंने अपने बिजनेस खोले और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही ज़्यादा प्रमोट हुआ, बांग्लादेश में फेमस रहा। ये नोट कर लीजिए आप इसको, और यहीं पे अपना ये चैप्टर होता है ख़त्म। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो तो आपका इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। और स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर रेगुलर बोर्ड्स 2026 के लिए, CBSE एज वेल एज MP बोर्ड के लिए यहाँ पर क्लास 10th के सारे साइंस को तो ख़त्म कर ही चुके हैं, SST के भी धीरे धीरे वीडियोस ला रहे हैं वन शॉट, जिसमें हम कुछ दिनों में SST भी ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक करें और स्टूडेंट्स पढ़ लो, चाहे कहीं से समझ आएगा यहीं से। स्टूडेंट्स इसी